बेटी चिंकी के साथ समरपुर गांव में ब्रेड पकोड़े का ठेला लगाया करती थी और उसके पास ब्रेड पकोड़े खाने के लिए कुछ ग्राहक आ जाया करते, जिससे उनके घर का गुजारा चल जाया करता। ऐसे ही एक दिन गरिमा अपनी बेटी के साथ ब्रेड पकोड़े के ठेले पर खड़ी होती है। वहाँ गर्मी कुछ ज्यादा ही थी और उस गर्मी को बर्दाश्त न करते हुए उसकी बेटी चिंकी कहती है, माँ, कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। ये गर्मी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। चलो ना, हम घर पर चलकर आराम करते हैं। नहीं बेटी, पैसे ऐसे नहीं कमाए जाते। पैसे कमाने में बहुत मेहनत करनी होती है। अगर हम यहाँ पर खड़े होकर ब्रेड पकोड़े नहीं बेचेंगे तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जल पाएगा। अब इस पापी पेट के लिए कुछ तो करना ही होगा ना बच्ची। माँ, पर इस गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है और प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। जो पानी हम लेकर आए थे वो भी कितना गर्म था। कोई बात नहीं लाडो रानी, तू छोले भटूरे वाले अंकल के पास से जाकर पानी पी कर आ जा। तू छोटी बच्ची है, वो तुझे पानी देने से मना नहीं करेंगे। ठीक है माँ, मैं अंकल के पास से पानी पी कर आती हूँ। तब तक आप ब्रेड पकोड़े के लिए आवाज लगाओ, क्या पता कोई ग्राहक ही आ जाए। चिंकी अब छोले भटूरे वाले के पास पानी पीने के लिए चली जाती है तो वहीं गरिमा ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाज लगाने लगती है। ब्रेड पकोड़े खा लो, ब्रेड पकोड़े, गरम गरम ब्रेड पकोड़े, आलू के ब्रेड पकोड़े, पनीर के ब्रेड पकोड़े खा लो, गरम गरम ब्रेड पकोड़े, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। गरिमा के आवाज देने पर भी कोई ग्राहक उनके पास ब्रेड पकोड़े खाने के लिए नहीं आता। सुबह से उनके 24 ब्रेड पकोड़े ही बिके थे तो वहीं चिंकी जैसे ही छोले भटूरे वाले के पास जाती है तो वो छोले भटूरे वाला उसे देखकर कहता है, क्या है रे, क्यों आई है यहाँ पर? वो अंकल, थोड़ा सा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। आपके पास तो थर्मस है और उसमें भी पानी ठंडा होगा ना। मैंने कोई तुम्हारा ठेका थोड़ी लिया है जो मैं तुम्हें खुद का लाया हुआ ठंडा पानी पिलाऊं। ये पानी मैंने सिर्फ मेरे ग्राहकों के लिए रखा है और ये मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देने वाला, समझी तू? चल अब निकल यहाँ से। अंकल प्लीज पानी पिला दीजिए ना, बहुत प्यास लगी है। अगर आप पानी नहीं देंगे तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, वैसे भी पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। निकल जा यहाँ से, तुझे एक बार कह दिया ना कि नहीं है पानी यहाँ पर। कुछ समझ में नहीं आता तुझे? मैं यहाँ से तुझे थप्पड़ मार के निकालूं उससे पहले तू खुद ही चली जा। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। अरे आजकल मुफ्त में बुखार भी नहीं मिलता और ये भिखारी पानी मांगने आई है। अरे अगर पानी चाहिए तो एक प्लेट छोले भटूरे खरीद कर खा, तभी मिलेगा पानी, वरना नहीं। चिंकी इस बात को सुनकर उदास हो जाती है और बिना पानी पिए ही वहाँ से वापस आ जाती है और उसे इस तरह जल्दी वापस आते देखकर गरिमा ने उससे पूछा, क्या बात है मेरी बच्ची, लगता है तू पानी पीकर नहीं आई। अंकल ने पानी देने से मना कर दिया क्या? चिंकी अब सारी बातें अपनी माँ को विस्तार से बता देती है। उसकी बात सुनने के बाद माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये दुनिया ही ऐसी है। अच्छे लोगों का कभी भी कोई साथ नहीं देता। तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। एक काम कर, ये ले घर की चाबी और तू घर चली जा। मैं शाम को ठेला बंद करके आती हूँ, तू घर जाकर आराम कर। नहीं माँ, आप भी तो यहाँ इतनी गर्मी में अकेली खड़ी हो, तो ऐसे में मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं आपके साथ ही जाऊंगी। मेरी बच्ची ऐसे जिद नहीं करते। अगर तू बीमार हो गई तो मैं किसके सहारे रह पाऊंगी? तेरा बाप तो मुझे कब का छोड़कर किसी और औरत के लिए चला गया। इसलिए मुझसे जिद मत कर मेरी बच्ची और चुपचाप जाकर आराम कर ले। अब चिंकी गरिमा की इस बात को मान लेती है और अपने घर चली जाती है। तो वहीं गरिमा ऐसे ही सुबह से शाम तक ब्रेड पकोड़े के ठेले पर खड़ी रहती है। शाम के समय उसके पास एक औरत 10 ब्रेड पकोड़े खरीदने के लिए आती है और कहती है, सुनो बहन, जरा मेरे लिए 10 ब्रेड पकोड़े पैक कर दो, 5 आलू के और 5 पनीर के। ठीक है बहन जी, आप बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं आपको अभी गरम गरम ब्रेड पकोड़े तल कर देती हूँ। गरम गरम खाएंगी तो वो आपको ज्यादा टेस्टी लगेंगे। ठीक है, दे दो, पर इतना भी समय मत लगाना कि मेरा समय बर्बाद हो जाए। तुम तो जानती हो ना, आजकल किसी के पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं होता। अब गरिमा ब्रेड पकोड़े तल कर गरम गरम उस औरत को बांध कर दे देती है और वो औरत घर पर ले जाकर ब्रेड पकोड़े खाती है। उसे वो बहुत पसंद आते हैं। अगले दिन चिंकी के स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए वो अगले दिन अपनी माँ गरिमा के साथ ब्रेड पकोड़े की स्टॉल पर खड़ी हो जाती है।
दोनों माँ बेटी ब्रेड पकोड़े का स्टॉल लगा रही होती है कि तभी वो औरत उसके पास आती है जो पिछले दिन आई थी और उसने 10 ब्रेड पकोड़े खरीदे थे। अरे वाह, तुम्हारे ब्रेड पकोड़े तो बहुत अच्छे थे, लेकिन आजकल आलू और पनीर के ब्रेड पकोड़े कौन खाकर जाता है। वैसे तुम्हारे हाथ के बने हुए ब्रेड पकोड़े मेरे सभी सहेलियों को बहुत पसंद आए, पर मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम गरीब माँ बेटी कुछ अलग तरह के ब्रेड पकोड़े बांध कर मुझे दो। आंटी, ब्रेड पकोड़े तो आलू और पनीर के ही होते हैं, और आप किस तरह के अलग ब्रेड पकोड़े की बात कर रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या आप हमें विस्तार में समझा सकती है? अरे बच्ची, मैं चाहती हूँ कि तू अब मुझे गोभी के, पनीर के, आलू के, बैंगन के, नमकीन के और भी तरह के ब्रेड पकोड़े बना कर दे जो कि मुझे खाने में काफी अच्छे लगेंगे, और मैं अपनी सारी सहेलियों को भी तुमसे ब्रेड पकोड़े लेने के लिए कहूँगी। कुछ अलग करके दिखाओगी तभी तो ब्रेड पकोड़े बेच पाओगी। पर बहन जी, इसमें तो बहुत लागत आ जाएगी। ये सारा सामान खरीदने में भी तो बहुत मेहनत लगेगी। अभी तो हमने आलू वाले से ही बात की है और उसी से आलू खरीदकर हम आलू के ब्रेड पकोड़े बनाकर बेचते हैं। कभी कभी पनीर के भी बना लेते हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग तरह की चीजें डालकर ब्रेड पकोड़े बनाएंगे तो इसमें लागत भी बहुत आएगी। जब अपना काम जमाना है तो थोड़ा बहुत पैसा तो लगाना ही पड़ता है। अगर तुम पैसा लगाने में इतना ज्यादा डरोगी तो कभी भी अपना खुद का काम नहीं कर पाओगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है, देख लो तुम्हें क्या करना है। मैं तो बस तुम्हें सुझाव देने आई थी, सो मैंने दे दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। वो औरत इतना बोलकर चली जाती है। उस दिन भी गरिमा और उसकी बेटी चिंकी के बिल्कुल भी ब्रेड पकोड़े नहीं बिकते, जिस वजह से गरिमा परेशान हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद शाम को दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती है। चिंकी उसकी गोद में लेटी हुई थी, लेकिन ना ही गरिमा को नींद आ रही थी और ना ही चिंकी को। तभी चिंकी ने कहा, माँ, आंटी बिल्कुल ठीक बोल कर गई है। अगर कुछ भी अनोखी चीज होती है तो बच्चों को भी उसे खाने का मन करता है, लेकिन हम अलग अलग तरह की चीज नहीं बेच सकते क्योंकि ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही आपके पास। अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरी बच्ची। अगर हम शहर जाकर ब्रेड पकोड़े बेचेंगे तो वहाँ तो वैसे भी ब्रेड पकोड़े नहीं बिकेंगे। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। अब ये गरीब ब्रेड पकोड़े वाली माँ बेटी कौन सा रास्ता निकाले अपने ब्रेड पकोड़े बेचने का। अपनी माँ की बात सुनकर अब चिंकी को एक आइडिया आता है और वो अचानक ही खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, आंटी ने हमें बोला कि अगर हम अपने ब्रेड पकोड़े बेचते हैं तो हमें कुछ अलग और अनोखा करना होगा। अगर हम अलग अलग तरह की चीजों के ब्रेड पकोड़े नहीं बेच सकते तो क्या हुआ? अलग अलग आकार के ब्रेड पकोड़े तो बेच ही सकते हैं ना। मैं कुछ समझी नहीं, तू कहना क्या चाहती है? अलग अलग आकार के ब्रेड पकोड़े कैसे हो सकते हैं? माँ, अब तक हम लोग सादा ब्रेड पकोड़ा बनाकर बेचा करते थे, लेकिन अगर हम अलग अलग आकार के ब्रेड पकोड़े बनाकर बेचेंगे तो वो बहुत अच्छे दिखेंगे। उसमें करना क्या है, बस ब्रेड को नए डिजाइन का शेप देना है और बेसन में तल देना है। वैसे मुझे लगा तो नहीं कि ये आइडिया काम करेगा, पर अगर हम तेरे विचार को अपना ले तो क्या पता हमारे ब्रेड पकोड़े सच में बिकने लग जाए। गरिमा को चिंकी की तरकीब अच्छी लगती है और अब अगले दिन वो अपने ठेले पर गोल, सितारा, त्रिकोण, 4 भुजा वाला और भी तरह तरह के आकार के पकोड़े रख देती है। वो गुड़िया के आकार के पकोड़े भी बनाती है जो कि बच्चों को आकर्षित करने के लिए बहुत सुंदर लग रहे थे। तभी उनके ठेले पर एक छोटी सी बच्ची आती है और वो कहती है, आंटी, ये गुड़िया वाला ब्रेड पकोड़ा खिलाओ ना, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, और मुझे इसके साथ में लाल वाली चटनी देना। मेरी गुड़िया को मैं लाल वाली चटनी के साथ खाऊंगी तो वो और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। बेटा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए गुड़िया के आकार का ब्रेड पकोड़ा बना देती हूँ। वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें उसे लाल चटनी के साथ खाना है या फिर हरी चटनी के साथ। वो गुड़िया के आकार का ब्रेड पकोड़ा खाती है तो उसे वो बहुत ही अनोखा और प्यारा लगता है और उसका स्वाद भी बहुत कुरकुरा था। ब्रेड पकोड़े को खाने के बाद वो बच्ची कहती है, गुड़िया वाला ब्रेड पकोड़ा तो आपने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। मैं अपनी मम्मी और अपने दोस्तों को भी आपके इस ठेले के बारे में बताऊंगी और अपने दोस्तों को खुद आपके ठेले पर लेकर आऊंगी ताकि वो भी आपके ये अलग अलग आकार के ब्रेड पकोड़े खाकर देखे। अब वो बच्ची ब्रेड पकोड़े खाकर उसके पैसे देकर चली जाती है, जिसके बाद ये सब देखकर चिंकी बहुत खुश होती है और
देखा माँ, हमारे ब्रेड पकोड़े सबको बहुत पसंद आ रहे हैं और सब लोग कितने मजे से ये ब्रेड पकोड़े खा रहे हैं। मेरी बच्ची, ये सब कुछ तेरी बदौलत हो पाया है, वरना हमारे ब्रेड पकोड़े का ठेला कभी नहीं चल पाता और कब का बंद हो जाता। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और कहती है, बहन जी, जरा मेरे लिए 25 ब्रेड पकोड़े पैक कर दो, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उस औरत की बात सुनकर गरिमा और चिंकी अब दोनों ही माँ बेटी मिलकर 25 ब्रेड पकोड़े बनाकर पैक कर उस औरत को दे देती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब उनके पास अलग अलग प्रकार के ब्रेड पकोड़े खाने के लिए ग्राहक आया करते और कई बार उन्हें जन्मदिन और शादियों के ऑर्डर भी मिल जाया करते, जिससे गरीब माँ बेटी के ब्रेड पकोड़े का ठेला बहुत अच्छा चलने लगता है। और अब गरिमा उस ठेले की जगह अपनी एक छोटी सी दुकान भी डाल लेती है, जहां पर वो ब्रेड पकोड़े के साथ समोसे और कचौड़ियां भी बेचने लगती है। वो चिंकी को दुकान के काम से हटा देती है ताकि वो पढ़ाई पर ध्यान दे पाए और अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। हरिया बहुत ही साधारण व्यक्ति था। गरीबी में अपने परिवार का पालन पोषण करना ही उसका धर्म बन चुका था। हरिया चाहता था कि वह अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पाए। परिवार में उसकी पत्नी अर्चना और बेटी कोमल रहा करती थी। घर में आर्थिक तंगी आने के कारण हरिया अपने गांव के एक सेठ से कुछ पैसे कर्ज में ले लेता है। बदले में वह अपने खेत के कागज सेठ के पास गिरवी रख देता है। सेठ बड़ा ही चालाक था। ये हरिया भी कितना सीधा है, इसे पता ही नहीं कि वो अपने खेत के कागज किसके पास लेकर आया है। अब इसे इसके खेत के कागज तो मिलने वाले नहीं है, मतलब बदले में इसे क्या मिलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। हरिया खेत में शिमला मिर्च की खेती किया करता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बाजार जाकर शिमला मिर्च बेचा करता था। गांव और शहर दोनों जगह वह शिमला मिर्च बेचा करता था। ऐसे ही एक दिन हरिया की पत्नी अर्चना हरिया से बोलती है, देखिए मैं क्या कह रही थी, धीरे धीरे हमने सारे कर्जे सेठ जी के चुका दिए हैं। अब थोड़े बहुत पैसे देकर उनसे खेत के कागज वापस ले लीजिए, क्योंकि ज्यादा समय तक अपने घर की जमा पूंजी किसी के पास छोड़ना ठीक नहीं होता। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। कल ही मैं सेठ को पूरे पैसे वापस कर कर अपने खेत के कागज वापस ले लूँगा। ठीक है, कल ही अपने खेत के कागज वापस ले लेना। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, रात बहुत हो चुकी है। ऐसे ही अर्चना अपने पति और बेटी दोनों को खाना खिलाकर घर का बाकी काम करके पूरा परिवार एक साथ सो जाता है। अगली सुबह हरिया पैसे लेकर सेठ के पास जाता है और उसे पैसे वापस करते हुए कहता है, यह लीजिए सेठ जी, आपके सारे पैसे। आपने हमारी बहुत मदद की है। अगर आपने हमें समय पर पैसे ना दिए होते तो शायद हम इस दुनिया में होते भी या नहीं, वो मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही है तुम सबकी मदद करता। रुको, तुम्हारे पेपर अभी लेकर आता हूँ, उस पर अंगूठा लगवाना है तुमसे। सेठ एक पेपर लेकर आता है और उस पेपर पर हरिया का अंगूठा लगवा लेता है। हरिया पैसा देकर वो पेपर लेकर घर आ जाता है। ऐसे ही अगले दिन हरिया अपने खेत में खेती करने के लिए जाता है। तभी कुछ लोग उसे उसी के खेत में खेती करने से मना करते हैं। ये देख हरिया बोलता है, अरे भाई लोग, ये मेरी ही जमीन है और इस जमीन पर मैं खेती करूं या कुछ भी करूं, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हम शेठ जी के आदमी हैं और उन्होंने ही हमें यहाँ पे भेजा है। और अभी ये जो जमीन है ना, वो शेठ जी की है। तुमने खुद अपने अंगूठे लगाए हैं। शेठ जी ने बदले में तुम्हें दूसरी जमीन दे दी है और तुम्हारी जमीन नदी के किनारे जो 2 एकड़ पड़ी है वो तुम्हारी है। तुम्हें अब उसी पर खेती करनी है। क्या मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? ये जो जमीन मेरे पूर्वजों की जमीन है, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं अभी सेठ से बात करके आता हूँ। हरिया परेशान होकर भागता हुआ सेठ के पास जाता है और उससे खेत के लिए बहस करने लगता है। तभी सेठ हरिया से बोलता है, देख, मुझे वो खेत पसंद आ गया क्योंकि उसी खेत की उपजाऊ बहुत अच्छी है।
इसलिए मैंने वो खेत अपने कब्जे में कर लिया है और बदले में तुझे दूसरा खेत दे दिया। साथ ही साथ तूने उस पर खुद ही अपने अंगूठे के निशान लगाए हैं। अगर तूने ज्यादा बकवास करने की कोशिश की तो तुझे पुलिस के हवाले करके अंदर करवा दूंगा, क्योंकि तुझे अभी मेरी पावर का अंदाजा नहीं है आर्या। लेकिन सेठ जी, किसी गरीब के साथ ये सब करने से पहले आपके अंदर की आत्मा ने आपको रोका नहीं क्या? आपके पास किस चीज़ की कमी है जो आपको गरीबों का भी हिस्सा चाहिए? देख, मैं हूँ इस गांव का सेठ। मुझे जो पसंद आ जाता है मैं उसे लेकर ही रहता हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे घी सीधी उंगली से निकालना पड़े या फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़े, वो सब मेरे ऊपर है। आपने बहुत गलत किया है सेठ जी मेरे साथ। एक गरीब की हाय लगेगी आपको। आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, उसके बावजूद आपने गरीब के पेट पर लात मारी है। याद रखना, एक दिन आप खुद मेरे पास भीख मांगते हुए आओगे। तेरी औकात कि तुम मुझे भिखारी बोले? रुक जा, अभी तक तो मैं तुझे सीधी तरह से छोड़ रहा था, लेकिन तू इसके लायक नहीं है। इतना बोलकर सेठ अपने आदमियों से हरिया को पिटवाने लगता है। सेठ के आदमी हरिया को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। थोड़ी देर बाद हरिया अपने घर आता है। हरिया की बुरी हालत को देखकर हरिया की पत्नी घबरा जाती है और कहती है, अरे ये सब क्या हो गया? किसने मारा आपको? हमारा सब बर्बाद हो चुका है अर्चना। अब हम कहीं के भी नहीं रहे। हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी खेत था, जिसके सहारे हम अपना जीवन जी रहे थे, वो भी सेठ ने हमसे ले लिया है। क्या सेठ ने हमारे साथ धोखा किया? उसके पैसे तो हमने चुका दिए थे ना, उसके बावजूद उसने हमसे इतना बड़ा धोखा किया। हाँ अर्चना, हमारे साथ धोखा हुआ है और मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँगा, कैसे अपने परिवार को अच्छा जीवन दूंगा। हरिया बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वह बहुत बुरी तरह से अपनी पत्नी के सामने ही रोने लगता है। हरिया को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसे ही अगले दिन हरिया अपने दूसरे जमीन पर जाकर खेती करने लगता है। हरिया को पता चल जाता है कि वह जमीन बंजर है और उस पर खेती करना आसान नहीं है। बंजर जमीन को देखकर हरिया और ज्यादा रोता है। भगवान, हमने ऐसा क्या पाप किया था जो हमें आज ये दिन देखने को मिल रहा है? मेरी जो ज़मीन थी वो मेरे पूर्वजों की ज़मीन थी। उस ज़मीन के साथ हमारी काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता कि मैं इतना बेबस महसूस करूँगा कभी खुद को। मैं एक ज़मीन नहीं संभाल पाया। मैं तो जीने के लायक भी नहीं हूँ। मेरे जैसे इंसान को मर जाना चाहिए। इतना बोलकर हरिया खेत के बगल में जो नदी थी, इस नदी में कूद जाता है। तभी एक जलपरी हरिया को उस नदी से बाहर निकालती है और उसे बचा लेती है। हरिया जलपरी को देखकर कहता है, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन आपने मुझे बचाया क्यों? आपको नहीं पता कि मैं अभी किन हालातों से गुजर रहा हूँ? मुझे अब नहीं जीना। ठीक है, लेकिन तुमने अपनी पत्नी और बेटी को किसके भरोसे इस दुनिया में छोड़ दिया है? उन्हें भी साथ लेकर मर जाते। देखो, जीवन में अगर दुख आता है तो एक समय ऐसा भी आता है जब तुम्हारे पास सुख ही सुख होता है। इसलिए जब सुख आता है तब इंसान भगवान से कोई शिकायत नहीं करता, और दुख आते ही वह इतना परेशान हो जाता है कि वह खुद को मारने की कोशिश करने लगता है। मैं जानता हूँ मैंने अभी जो भी किया वो गलत है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं जीना। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कहते हैं ना कि भगवान इम्तिहान भी उसी का लेता है जो पक्का खिलाड़ी हो, और तुम्हें इन कठिनाइयों के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, बल्कि इनका सामना करके आगे बढ़ना है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी और मैं समझ गई थी कि तुम अपने जीवन में इतना परेशान हो चुके हो कि अब तुम आत्महत्या करने पर उतारू हो जाओगे। इसलिए मैंने तुम्हें बचाया।
ये जो ज़मीन है भले ही यह बंजारा है, लेकिन अब ये उपजाऊ ज़मीन होगी। लेकिन ये जमीन तो बंजर है, ये उपजाऊ कैसे होगी? मैं एक जलपरी हूँ और मेरे पास बहुत सारी शक्ति है। मैं जल्दी से किसी की मदद नहीं करती, लेकिन मुझे कोई ज़रूरतमंद दिखता है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें मदद करने के लिए आई हूँ। जलपरी अपनी शक्तियों से उस बंजर ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन बना देती है। मैंने अपनी शक्तियों से इस बंजर ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन बना दिया है। अब इस पर तुम जिस भी सब्ज़ी की खेती करते थे उसी सब्ज़ी की खेती करना, और अब वह सब्ज़ी तुम्हारे खेत में जादुई सब्ज़ी के रूप में होंगे, और उसे जादुई शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर पाओगे और तुम्हारी फैमिली। मैं शिमला मिर्च की खेती करता था, अगर मैं शिमला मिर्च की खेती करूंगा तो क्या वो शिमला मिर्च जादुई हो जाएगी? हाँ, तुम शिमला मिर्च की खेती करो और वह शिमला मिर्च जादुई हो जाएंगे। याद रखना, कभी भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीके से मत करना, किसी भी गलत काम के लिए मत करना। इतना बोलकर जलपरी वहां से चली जाती है। हरिया तुरंत अपनी जमीन पर खेती करने लगता है। ऐसे ही एक हफ्ते बाद खेत में बहुत सारे सुंदर सुंदर शिमला मिर्च उग जाते हैं। वह शिमला मिर्च जादुई थे। इस बात का पता सिर्फ हरिया को था। हरिया कुछ शिमला मिर्च तोड़कर अपने घर ले जाता है। शिमला मिर्च को देखकर अर्चना बोलती है, अरे ये क्या, आप शिमला मिर्च ले आए? पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? आज हम दाल चावल भी बना लेते। अरे ये अपने खेत की शिमला मिर्च है, सेठ ने तो हमें बंजर जमीन दी थी, ये उसी खेत में हुई है। अरे सच में ये इस बंजर जमीन में हुए हैं? हरिया अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, जिसके बाद अर्चना बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे एक बार जादुई शिमला मिर्च से कुछ कहना है। हे जादू शिमला मिर्च, मेरा घर काफी पुराना है, क्या तू मेरे घर को बड़ा और सुंदर बना सकता है? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। इतना बोलकर जादुई शिमला मिर्च हरिया के घर को काफी बड़ा और सुंदर बना देते हैं। ये देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। इस तरह से अब हरिया जादुई शिमला मिर्च की मदद से अपने हर काम को आसान कर पाता है। साथ ही धीरे धीरे दोनों पति पत्नी मिलकर अब पूरे गांव में एक अमीर व्यक्ति बन जाते हैं और हर जरूरतमंद लोगों की मदद भी किया करते हैं। इस तरह से दोनों पति पत्नी उन्नति करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। कुंदपुर नाम के गांव में सुषमा अपनी बेटी राधा के साथ रहती थी। सुषमा के पति का देहांत उसकी बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी सुषमा पर आ गई थी। सुषमा ने खूब मेहनत करके लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब सुषमा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। वो चाहती थी कि उसके जीते जी वो अपनी बेटी की एक अच्छे से घर में शादी कर दे, इसलिए वो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी। यमुना बहन, अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं नहीं जानती कि मैं अब इस दुनिया में और कितने दिनों की मेहमान हूँ। आए दिन मेरी तबीयत अब खराब ही रहती है, मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची है। राधा के सामने तो कह देती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सच्चाई तो तुम जानती ही हो। तुम चिंता मत करो सुषमा बहन, मेरी नज़र में राधा के लिए एक अच्छा रिश्ता है। लड़के वाले खूब अमीर है, राधा को पूरी जिंदगी किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी। ये तो और भी अच्छी बात है यमुना बहन। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिता दी, वैसे ही मेरी बेटी को भी अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बितानी पड़े। तुम लड़के वालों से बात करके उन्हें रिश्ते के लिए बुला लो। यमुना अगले हफ्ते लड़के वालों को रिश्ते के लिए बुला लेती है। सुषमा की बेटी राधा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, उसे घर का सारा काम भी आता था, साथ ही वो अच्छी पढ़ी लिखी हुई थी, इसलिए लड़के वालों को राधा एक ही नज़र में पसंद आ गई। शादी का मुहूर्त निकलवाकर उन्होंने चट मंगनी और पट ब्याह कर लिया। माँ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रही हो?
मैं तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर अपने ससुराल कैसे जा पाऊंगी? यहाँ पर तो तुम्हारा ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। बेटा, वो तेरा ससुराल है और बेटी के ससुराल में एक रात रुकना भी हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं यहाँ पर अच्छे से रहूंगी। वैसे भी यहाँ पर हमारे सारे पड़ोसी भी तो है। कभी मुझे कुछ जरूरत होगी तो मैं तुझे फोन कर दूंगी, तो ज्यादा मत सोच। सुषमा अपनी बेटी को गले से लगाती है तो दोनों माँ बेटी की आंखें भर आती है। राधा अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। सुषमा ने तो ये सोचकर अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में की थी कि उसका संसार बस जाएगा, उसे अपनी जिंदगी में किन्हीं परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इंसान अपनी जिंदगी में जो सोचता है जरूरी नहीं कि उसके साथ वही हो। ऐसा ही कुछ सुषमा की बेटी राधा के साथ हुआ। मैं इतनी देर से देख रही हूँ, आपके फोन पर किसी का फोन आ रहा है, लेकिन आप फोन उठा क्यों नहीं रहे हो? हो सकता है कि किसी को आपसे कुछ जरूरी काम हो। देखो, मेरे फोन पर किसी का फोन आ रहा है या नहीं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये मेरा निजी मामला है। आज के बाद मेरे किसी निजी मामले के बीच में मत बोलना। ये आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर आपका मेरे निजी मामलों में बोलने का अधिकार है तो मेरा भी आपके निजी मामलों में बोलने का पूरा अधिकार है। वैसे भी मैंने तो सिर्फ यही कहा कि आपके फोन पर किसी का फोन आ रहा है। कुछ गलत बात थोड़ी ना कही मैंने आपसे, जो आप मुझ पर इस तरह गुस्सा कर रहे हो। लगता है तुम्हें एक बार बोली हुई बात समझ में नहीं आती। एक बार बोला ना, मेरे किसी मामले के बीच में मत बोलना। और जानना ही चाहती हो ना कि मेरे फोन पर किसका फोन आ रहा है? तो सुनो, मेरे फोन पर मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है और तुम्हारे सामने मैं उसका फोन उठाना नहीं चाहता था, इसीलिए फोन बजे जा रहा था। अब सच सुन लिया? आ गया चैन तुम्हें? इतना बोलकर मयंक वहां से चला जाता है। लेकिन मयंक की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब थोड़ी देर बाद उसकी सास वहां से गुजर रही होती है तो उसका ध्यान राधा पर पड़ता है। राधा को रोते हुए देखकर वो उसके पास आती है। क्या हुआ बहू, तू इस तरह से रो क्यों रही है? क्या मयंक ने तुझसे कुछ कहा क्या? अपनी सास के पूछने पर राधा उसे सारी बात बताती है तो उसकी सास उसकी बात को मजाक में टाल देती है। अरे बेटा, तू भी ना, मयंक ने तुझसे मजाक किया होगा। तू भी ना छोटी छोटी बातों में गंभीर हो जाती है। अगर मेरे मयंक की कोई गर्लफ्रेंड होती तो वो तुझसे शादी क्यों करता? उसका किसी बात पर मूड खराब होगा, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। तुम उसकी बातों को ज्यादा दिल पर मत लिया करो, उसका स्वभाव थोड़ा ऐसा ही है। ठीक है माँ जी। अपनी सास की बात सुनकर राधा के मन को थोड़ी शांति मिलती है। शाम को मयंक घर वापस आता है तो राधा किचन में खाना बना रही होती है। तभी खाना बनाकर वो जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो उसे अपनी सासू माँ के कमरे से आवाज सुनाई देती है। लगता है तू अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तेरी पिछली पत्नी से भी तेरा इसी वजह से तलाक हुआ है, क्योंकि तेरे फालतू के चक्कर खत्म ही नहीं हो रहे थे। वो तो तेरी आधी से ज्यादा जायदाद ले गई और अगर इस लड़की को भी इस बारे में पता चल गया ना तो तेरी जितनी जायदाद बची है वो भी तेरे पास से निकल जाएगी। हे भगवान, इसका मतलब सुबह वो जो कुछ भी कह रहे थे वो सच कह रहे थे और सासू माँ सिर्फ मुझे बहलाने के लिए वो बातें बना रही थी। इस बारे में तो मुझे इनसे कुछ बात करनी ही होगी। उन दोनों की बातें सुनकर राधा अंदर कमरे में चली जाती है। राधा को अपने सामने देखकर उसकी सासू माँ हैरान रह जाती है। अरे बेटा, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तू तो खाना बना रही थी ना। आप मुझे ये बताइए कि आप दोनों अभी क्या बात कर रहे थे? इनका पहले किसी और लड़की की वजह से तलाक हो चुका है, अभी भी ये मुझसे शादी करने के बाद किसी और लड़की के साथ है और मुझे इस बारे में कोई भी भनक नहीं है। सब लोग मिलकर मुझसे ये बात छुपा रहे हैं। अच्छा, मैंने तो तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। मैंने तो तुम्हें सुबह भी सब कुछ सच सच बताया था, लेकिन अब तुम मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रही हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे भी अगर तुम्हें ये सब पता चल भी जाएगा तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए प्यार किया है और पैसों के लिए शादी की है। तो मेरी जिंदगी में कौन है कौन नहीं है इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें बस मैं यहाँ पर घर का काम करने के लिए लाया हूँ, उससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। आपको क्या लगता है कि मैं आपके इन अत्याचारों को चुपचाप सहती रहूंगी?
मैं आज के आज ही पुलिस में जाकर आपकी कंप्लेंट करवाऊंगी। एक तो आप पहले से तलाकशुदा थे, जो बात आपने मुझसे छुपाई रखी। अरे वो तो छोड़ो, अभी आप जो मेरे साथ कर रहे हो वो सबसे ज्यादा गलत है। या तो आप उस लड़की को छोड़ दीजिए, वरना मुझे तलाक दे दीजिए, और मेरी माँ ने जितने भी जेवर मेरे शादी में दिए वो सब मुझे वापस कीजिए। देखो तो माँ, मुझे पुलिस की धमकी दे रही है। पुलिस के पास कंप्लेंट तो तू तब करेगी ना जब हम तुझे घर से बाहर निकलने देंगे। आज के बाद तू इस घर से कभी बाहर नहीं निकलेगी। और रही बात तेरी उस गरीब माँ के दिए हुए गहनों की, तो वो भी तुझे नहीं मिलेंगे। तुझ जैसी गरीब से शादी करने के लिए अब मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। राधा के सामने जब उसके ससुराल वालों की सच्चाई आती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो अपनी किस्मत को बहुत कोसती है। उसका पति कभी उससे ठीक से बात भी नहीं करता। ऐसे ही परेशानी में थोड़ा समय बिताती है। तभी एक दिन राधा के ससुराल में उनके पड़ोस से फोन आता है। हेलो, कौन? हेलो बेटा, मैं पड़ोस से निर्मल काका बात कर रहा हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। इस समय उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आ जाओ। हे भगवान, अब माँ को क्या हो गया? निर्मल काका, मैं बस अभी निकल रही हूँ। जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं जाती, आप सब माँ का ख्याल रखना। तू कहाँ जाने की बात कर रही है? माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे उनके पास जाना होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब तेरे बाहर निकलने के बहाने हैं, लेकिन अब जब तुम इस घर में शादी करके आ गई हो तो तुम्हें सिर्फ हमारे कानून ही मानने होंगे, चाहे तेरी माँ बीमार हो या उसे कुछ भी हो जाए। तू इस घर से बाहर नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी, समझी? राधा अपनी सास के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी सास उसे वहाँ से जाने नहीं देती। तभी रात को खाना बनाते हुए राधा खाने के अंदर बेहोशी की दवाई मिला देती है। ये लोग इतनी आसानी से तो मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ फिर कभी मुड़कर यहाँ नहीं आऊंगी। इन लोगों ने तो मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। वहाँ मेरी माँ बीमार है और ये लोग मुझे मेरी माँ से मिलने भी नहीं जाने दे रहे हैं। इससे तो अच्छा होता माँ किसी गरीब घर में मेरी शादी कर देती। कम से कम गरीब लोग इन लोगों की तरह नीच तो नहीं होते। राधा वो खाना अपने ससुराल वालों को खिला देती है। वो लोग जैसे ही उस खाने को खाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। तभी राधा मयंक के पास से कुछ पैसे निकालकर वहां से भाग जाती है। वो सबसे पहले अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाती है। इससे पहले कि कुछ बिगड़ता, वो तुरंत ही पुलिस को फोन कर देती है। वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवा देती है। जब राधा की माँ को ये सब पता चलता है तो उसे भी बहुत दुख होता है। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं उस घर में तेरी शादी ना करती तो तेरे साथ ऐसा कुछ होता ही ना। इसमें तुम्हारी क्या गलती है माँ? तुमने तो मेरा भला सोचकर ही वहाँ पर मेरी शादी की थी। तुम्हें थोड़ी ना पता था कि वो लोग ऐसे निकलेंगे। खैर, अब जो कुछ हुआ सो हुआ। अब पुलिस अपने आप उन लोगों को देख लेगी। राधा अब अपनी माँ के साथ अपने मायके में रहने लगती है। वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसे अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। वो अब अपनी माँ के साथ अच्छा जीवन बिताती है। कुछ सालों बाद राधा एक बड़ी ही नेक लड़के से शादी करती है और शादी के बाद भी राधा अपनी माँ को अपने साथ ससुराल ले जाती है। सरिता ने जब अपनी 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया तो उसके कुछ समय बाद ही एक सड़क दुर्घटना में उसके पति का देहांत हो गया। पति के देहांत के बाद अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी सरिता पर आ गई। सरिता पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कभी भी अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो उसने लोगों के घर में काम करके अपनी बेटियों का पालन पोषण किया। पूनम, प्रिया, चलो दोनों जल्दी से उठ जाओ, वरना स्कूल जाने के लिए तुम्हें देर हो जाएगी। चलो चलो, दोनों उठो जल्दी से। उठ रहे हैं ना माँ, उठ रहे हैं, बस थोड़ी देर और सोने दो ना। तुम दोनों का तो हर रोज का यही है। देर रात तक जागकर बातें करती रहती हो, फिर सुबह स्कूल जाने के टाइम पर तुम्हें नींद आती है। जल्दी से दोनों की दोनों उठ जाओ, वरना ठंडे पानी का डिब्बा यहीं पर लेकर आ जाऊंगी मैं। नहीं नहीं माँ, ठंडे पानी का डब्बा मत लेकर आना, हम दोनों बस अभी उठ रहे हैं। दोनों जल्दी से तैयार होकर स्कूल के लिए चली जाती है। लेकिन पिछले महीने सरिता की तबीयत खराब थी, तो वो ज्यादा काम नहीं कर पाई थी, जिस वजह से वो अपनी बेटियों के स्कूल की फीस भी नहीं भर पाई थी। पूनम, प्रिया,
मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते भी कहा था कि अपनी स्कूल की फीस जमा करवा दो, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी बात ठीक से सुनाई नहीं दी। अभी तक तुम दोनों की फीस जमा नहीं हुई है। अगर आज के आज स्कूल में तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई तो कल से तुम्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं टीचर, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। हमने अपनी माँ को फीस जमा करवाने के लिए कहा था, लेकिन पिछले महीने माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो वो काम पर नहीं जा पाई, इसलिए अभी माँ के पास फीस के पैसे नहीं हैं। माँ ने कहा है कि वो अगले महीने हमारी फीस पूरी जमा करवा देगी। तुम्हारे साथ तो ये हर तीसरे चौथे महीने में होता ही रहता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब तुम लोगों की स्कूल में पढ़ने की औकात ही नहीं होती तो तुम लोग स्कूल में पढ़ने के लिए आते ही क्यों हो। इस बार प्रिंसिपल साहब ने साफ साफ कहा है, अगर आज फीस नहीं आई तो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। और जैसा कि तुम कह रही हो कि तुम्हारी माँ इस महीने तुम्हारी फीस जमा नहीं करवा सकती, तो अपना बैग उठाओ और जाओ यहाँ से। अब कल से तुम्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। पूनम और प्रिया टीचर से उन्हें स्कूल से न निकालने की बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन टीचर उन्हें फिर भी स्कूल से निकाल देती है। वो दोनों रोती हुई अपने घर जाती है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह रो क्यों रही हो? माँ, फीस जमा न होने की वजह से टीचर ने हमें स्कूल से निकाल दिया। अब वो हमें स्कूल में बैठने नहीं देंगी। क्या 1 महीने की फीस न भरने की वजह से उन्होंने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया? तुम दोनों रुको, मैं स्कूल में जाकर उनसे अभी बात करती हूँ। नहीं माँ, तुम स्कूल में मत जाना, वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उन्होंने हमें भी भला बुरा कहा। हम नहीं चाहते कि वो तुम्हें कुछ कहे, और अगर एक बार उन्होंने हमें स्कूल में वापस बैठा भी ली तो अगली बार फिर कभी अगर तुम किसी कारण से हमारी फीस भरने में लेट हो गई तो वो फिर से हमें स्कूल से निकाल देंगे। हाँ माँ, आज से हम दोनों दोबारा उस स्कूल में नहीं जाएंगे। जिस तरह बाकी गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, हम भी उसी तरह सरकारी स्कूल में पढ़ लेंगे। लेकिन बेटा, यहाँ गांव के सरकारी स्कूल में बिल्कुल भी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। कोई भी बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मैं तुम्हारा नाम उस स्कूल में कैसे लिखवा दूँ? ऐसा कुछ नहीं है माँ कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। हम दोनों सरकारी स्कूल में भी बहुत ही आराम से पढ़ लेंगे। तुम हमारी चिंता मत करो। एक तो तुम हमें पढ़ाने के लिए इतनी परेशान होकर इतनी मेहनत करती हो, फिर ये स्कूल वाले हमारी थोड़ी सी मजबूरी भी नहीं समझ सकते क्या? सरिता की बेटियां भी अब उस स्कूल में वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए सरिता उन दोनों का नाम गांव के सरकारी स्कूल में लिखवा देती है। दोनों बहनें खूब मेहनत करके सरकारी स्कूल से अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करती है। हमने तुमसे कहा था ना माँ कि हम दोनों सरकारी स्कूल में भी पढ़ लेंगे। देखो हम दोनों के कितने अच्छे नंबर आए हैं। पूरे स्कूल में टॉप किया है हम दोनों ने। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है मेरी बच्चियों। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे आज तुमने पूरे गांव में मेरे नाम को रोशन किया है, वैसे ही एक दिन मेरा नाम बहुत ऊंचाई पर लेकर जाओगी। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों पढ़ लिखकर बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां करो। मैंने तो अपना पूरा जीवन इस गरीबी में बिता दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां भी अपना पूरा जीवन इस गरीबी में काटे। इसलिए तुम दोनों अपनी आगे की पढ़ाई करो। तुम मुझे बताओ कि तुम लोग आगे क्या करना चाहती हो? माँ, वैसे तो हम दोनों MBA करना चाहती है, लेकिन उसकी पढ़ाई बहुत महंगी है। इसलिए हम दोनों ने सोचा है कि हम पहले स्कॉलरशिप का टेस्ट देंगे। अगर हम उस एग्जाम में पास हो गए तो फिर हमें आगे की पढ़ाई के लिए कोई फीस नहीं भरनी पड़ेगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तब तो तुम दोनों अपने टेस्ट की तैयारी करो। तुम बस मेहनत करो, परिणाम ऊपर वाले पर छोड़ दो। दोनों बहनें अपने स्कॉलरशिप के टेस्ट के लिए बहुत मेहनत करती है। वो दिन रात सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही लगी रहती है। अपनी पूरी मेहनत से वो दोनों बहनें स्कॉलरशिप के टेस्ट को पास कर लेती है। माँ, हम दोनों ने स्कॉलरशिप का टेस्ट पास कर लिया। अब हम दोनों खूब मेहनत से पढ़ाई करेंगे। देखना, हम दोनों तुम्हारा नाम खूब रोशन करेंगी। बिल्कुल मेरी बच्चियों, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है कि तुम दोनों एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करोगी और बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करोगी, जहां लोग तुम्हें मैडम जी कहकर बुलाएंगे। तीनों माँ बेटी एक दूसरे के गले से लग जाती है। दोनों बहनें अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चली जाती है।
लेकिन जब उसकी बेटियां पढ़ने के लिए शहर जाती है तो गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। देखो तो जरा, इस सरिता को अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए शहर भेज दिया। एक तो इसके सर पर इसके पति का साया नहीं है, ऊपर से ऐसे ही अकेले अपने बेटियों को शहर भेज दिया। आजकल के बच्चों का क्या भरोसा है कि शहर जाकर पढ़ाई करते हैं कि क्या करते हैं। अरे मैंने तो सुना है कि बच्चे पढ़ाई के बहाने शहर में रहने जाते हैं और वहाँ पर तरह तरह के नशे करने सीख जाते हैं। मुझे तो डर है कि कहीं सरिता की बेटियों के साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। ये तो पहले ही हालात की मारी है, कहीं इसकी बेटियां भी ऐसी निकल गई तो इस बेचारी के तो कर्म ही फूट जाएंगे। अरे छोड़ो ना ललिता बहन, हमें इससे और इसकी बेटियों से क्या लेना देना है। हमने तो इसे पहले भी समझाया था कि अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए शहर में मत भेजो। लड़कियों को जितनी खुली छूट दोगे वो उतना ज्यादा बिगड़ेंगी। इसने तो अपनी बेटियों को बिल्कुल अपने हाथ से ही निकाल दिया। अरे भला बेटियों को भी कोई इतना पढ़ाता है क्या? बेटियों को पढ़ लिख कर करना ही क्या होता है? अंत में तो उन्हें शादी करके घर का चूल्हा चौका ही संभालना होता है। जितना पैसा ये उनकी पढ़ाई पर लगा रही है उतने पैसे में तो ये उन दोनों की शादी करा देती। कम से कम इसके सर से अपनी बेटियों की शादी का बोझ तो खत्म होता। तो रास्ते से गुजर रही सरिता उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। उन दोनों के मुंह से अपनी बेटियों के बारे में ऐसी बातें सुनकर सरिता को बहुत गुस्सा आता है। तुम लोगों के पास दूसरों की बेटियों के बारे में उल्टी सीधी बकवास करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है क्या? मुझे अपनी बेटियों के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पता है कि मेरी बेटियां शहर में क्या करती है और क्या नहीं। तुम्हें मेरी बेटियों के बारे में कुछ भी सोचने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर आज के बाद तुमने मेरी बेटियों के बारे में कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना ये बात। अरे अरे, इसके तेवर तो देखो जरा। भला हमने तुम्हारी बेटियों के बारे में ऐसा क्या कह दिया जो तुम हमारे सर पर चढ़कर आ रही हो? हमने तो बस आजकल के जमाने की सच्चाई ही बताई है, लेकिन तुम्हें हमारी बातें समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि तुम तो अपनी बेटियों के मुंह में अंधी हो चुकी हो। तुम्हारी बेटियां तुम्हें जो भी करने को कहती है तुम एक बार में ही उनकी बात मान लेती हो। अरे बेटियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। एक बार लड़कियां हाथ से निकल गई ना तो पूरे गांव में इतनी बदनामी होगी कि गांव वाले तुम्हारा गांव में रहना दुश्वार कर देंगे। बस बहुत हो गया। मैं तुम दोनों की बातें सुनते जा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बेटियों पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाओगी। तुम जैसे घटिया सोच वाले लोगों की वजह से ही लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने से डरते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने से डरते हैं। तुम जैसे लोगों को दूसरों की बुराई करने के अलावा और कुछ नहीं आता। लेकिन मैं तुम्हारी कही हर बात याद रखूंगी। जिस दिन मेरी बेटियां कामयाब होकर आएंगी ना, उस दिन तुम मुझसे नजरें मिलाना, तब आकर मुझसे बात करना तुम लोग। अरे ललिता बहन, चलो यहाँ से। क्यों इसके मुंह लग रही हो? इसे खुद तो किसी चीज का ज्ञान नहीं है और हमें ज्ञान दे रही है। सरिता की दोनों बेटियां शहर में पढ़ रही थी, इसलिए गांव के लोग उनके लिए न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे। लेकिन सरिता ने कभी भी अपनी बेटियों पर संदेह नहीं किया। उसने हमेशा अपनी बेटियों पर पूरा विश्वास रखा। 4 साल बाद उसकी दोनों बेटियां कामयाब होकर गांव लौटी तो जो लोग उसकी बेटियों के बारे में गलत सलत चीजें बोलते थे उन लोगों का मुंह अपने आप बंद हो गया। जब लोगों ने उन्हें महंगी गाड़ियों से उतरते देखा तो वो उन दोनों को देखते ही रह गए। देखो माँ, आज तुम्हारी दोनों बेटियां कामयाब होकर शहर से लौटी है। ये गाड़ियां तुम्हारी बेटियों ने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदी है। तुम हमेशा कहती थी ना कि जब तुम्हारी बेटियां गाड़ी लेगी तो तुम उन गाड़ियों में बैठोगी। तो आओ अब जल्दी से हमारे साथ गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें यहाँ पर शहर ले जाने आए हैं। मैं तुम्हारे साथ शहर तो जरूर चलूंगी बेटा, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगी। जिस समय मैंने अपनी बेटियों को शहर में पढ़ने के लिए भेजा उस समय ना जाने लोगों ने मुझे क्या क्या कहा। मैं उन लोगों को कुछ और नहीं कहना चाहूंगी, बस यही चाहूंगी कि एक बार वो आज मेरी बेटियों की तरफ देखे और उन बातों को याद करे जो उन्होंने मुझसे मेरी बेटियों के बारे में कही थी। मेरी बेटियों ने तो कामयाब होकर उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मार दिया, लेकिन उन्होंने किसी की बेटी के बारे में ऐसी बातें बोलकर अपने सर पाप मढ़ लिए हैं।
अगर आप इसको धोना चाहते हो तो कभी किसी की बेटियों पे बुरा मत बोलना। अपने अंदर के भारी मैल को अपने अंदर ही रखना, क्योंकि तुम जैसे लोगों से ये दुनिया दूषित होती है, ये समाज दूषित होता है। बेटों की तरह ही बेटियों को भी पढ़ने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उनके अंदर भी उतनी ही प्रतिभा या शायद उससे ज्यादा प्रतिभा है जितनी कि एक बेटे के अंदर होती है। ये सब कहकर सरिता अपनी दोनों बेटियों के साथ शहर चली जाती है, लेकिन सरिता की बातें सुनकर उन सभी लोगों की नजरें नीची हो जाती है जो सरिता की बेटियों के बारे में भला बुरा कह